लगातार सवालों के द्वारा ये चर्चा लगातार चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम हर दिन सवालों का जवाब दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसी तरह से सवाल पूछते जाइए, हम लोग अगले वीडियो में लगातार उसके जवाब देते रहेंगे। अब क्रमबद्ध तरीके से जो सवाल पूछे गए हैं, एक एक करके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल चंद्रकांत नागावकर, बुद्ध धर्म के व्यतिरिक्त अम्बेडकरवाद किसे कहा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अम्बेडकरवाद के बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तमाम प्रकार के जो सवाल है, उन सवालों का बौद्धिक रूप से जवाब देने वाली विचारधारा है। सवालों की कोई विचारधारा नहीं होती है, जवाबों की विचारधारा होती है। तो हर प्रकार के जो सवाल है उसमें एक धर्म भी है। केवल धर्म अम्बेडकरवाद नहीं है, ये एक अम्बेडकरवाद का एस्पेक्ट है। अम्बेडकरवाद एक बहुत बड़ी विचारधारा है और धर्म उसमें एक एस्पेक्ट है, पहलू है। इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा सवाल है, क्या अर्नब गोस्वामी के जरिए कांग्रेस संघ को बचाने के लिए आगे आ रही है? ऐसा माना जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन हो। अर्नब गोस्वामी के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। ये काम कानून और संविधान का उल्लंघन करने का काम किया। ऐसा करने से अर्नब गोस्वामी को दो प्रकार का फायदा हुआ। एक, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने के लिए रोक लगा दी, जो महाराष्ट्र सरकार उसको अरेस्ट करने वाली थी। तो जिन्होंने अर्नब गोस्वामी पर हमला किया, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट उसके समर्थन में खड़ा हो गया और इस तरह से अर्नब गोस्वामी को बचाने का अवसर उनको उपलब्ध हुआ। दूसरा, अर्नब गोस्वामी पर कानून के अनुसार केस दायर किया जा सकता था और उस केस में वो कोई जवाब नहीं दे सकता था। ऐसा केस दायर किया जा सकता था, मगर ऐसा ना करके बचाने का काम किया। इससे उसको अरेस्ट करने से भी बचाया जा सका और दूसरे उसको सहानुभूति भी मिल रही है। इस घटना की इस तरह से व्याख्या की जा सकती है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत नाम का जो चैनल है उसका एंकरिंग करने का काम करते हैं, मगर वो एंकरिंग का काम कम करते हैं और संघ परिवार के एक्टिविस्ट का काम ज्यादा करते हैं। जिस तरह से वो अपने कुर्सी में बैठकर उछल उछल कर बात करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं,
और दूसरे लोग जब बोलने वाले होते हैं उनके आवाज को जनता तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये सभी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन वो करते हैं। ये ध्यान रखा जाना चाहिए और उस हिसाब से उसके खिलाफ केस दायर किया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। बिमलेश भारती, बक्सर, बिहार। सर, जिस तरह बामसेफ ने बाबा साहब की हत्या का सबूतों के पर्दाफाश किया, क्या उसी तरह का श्रीराम साहब की हत्या का पर्दाफाश कर पाएगा? क्योंकि आज के समय में केवल बामसेफ पर ही भरोसा किया जा सकता है। इसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का, जानकारी इकट्ठा करने का कार्य जारी है और उसके बाद उसके बारे में पर्दाफाश किया जा सकता है। वीके विश्वास विजय, हलिया ब्लॉक, मुर्जापुर से। मेरा प्रश्न यह है कि यदि तथागत गौतम बुद्ध ने आर्य ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था तो उनके आंदोलन में ब्राह्मण भी शामिल थे या नहीं, इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि ब्राह्मण और अन्य लोगों के मुख से हम सुनते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जिन लोगों 5 लोगों को दिया था वह ब्राह्मण ही थे। 2-3 बातें हैं। एक तो बुद्ध की जो विचारधारा है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और अन्याय को मानने वाली विचारधारा है। और ब्राह्मणों की विचारधारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये सारी बातें हैं। इसके विरोध में बुद्ध की विचारधारा है। इस आधार पर बुद्ध का आंदोलन ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था, ऐसे कहा जा सकता है। ब्राह्मण भिक्षु संघ में शामिल हुए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जो सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन दिया गया था, वो धम्मचक्र प्रवर्तन उन 5 लोगों को दिया गया था। वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी तक उपलब्ध नहीं है। आपके पास उपलब्ध हो हमारे पास भेज दीजिए। जब ब्राह्मण लोग भिक्षु संघ में बड़े संख्या में घुसने लगे तो अशोका के समय में बुद्ध की मृत्यु होने के बाद बुद्ध की जो मौलिक विचारधारा थी, उस विचारधारा में ब्राह्मणों ने मिलावट करने का काम शुरू किया। और ये मिलावट करने के लिए उन्होंने विनय पिटक का जो एक नियम था, वो नियम था संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार के उपयोग ना किया जाए। मगर चूंकि भिक्षु संघ में ब्राह्मणों की बहुतायत संख्या थी, इसलिए उन्होंने इस नियम को बदल दिया और पाली और प्राकृत के बजाय उन्होंने संस्कृत को भी अतिरिक्त भाषा के तौर पर स्वीकार किया। और इस वजह से बुद्ध की विचारधारा में मिलावट करने का ब्राह्मणों को अवसर मिला और इसलिए अशोका को संगति बुलाकर ऐसे 60,000 ब्राह्मणों को भिक्षु संघ से निकालना पड़ा। ये दोनों इतिहास हम लोगों को वर्तमान में समझने की जरूरत है। इससे एक सिद्धांत हमारे सामने आज अनुभव से बना, वो है इन्फिल्ट्रेशन एंड सैबोटेज। ब्राह्मण घुसपैठ करता है अंदर, और अंदर घुसपैठ करने के बाद अंदर से सैबोटेज करता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इससे सावधान होने के लिए ब्राह्मणों को संगठन में शामिल होने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये काम सबसे पहले आधुनिक भारत में
काशीराम जी ने जब बामसेब बनाई तब उन्होंने ये किया, और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसकी खबरदारी लेने की कोशिश की। ये बात हम लोगों को जानने की, समझने की जरूरत है। अनमोल चिखलीकर, मेरा सवाल है कि कॉमरेड शरद पाटिल बहुत बड़े विद्वान थे, विचारवंत थे, थिंकर थे, और आप खुद उनका रेफरेंस आपके भाषणों में दे चुके हैं, मगर शरद पाटिल आम्बेडकराइट बनने के बजाय मार्क्सवादी क्यों बने? शरद पाटिल मार्क्सवादी आम्बेडकरवादी बनने के पहले वो सबसे पहले मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में ब्राह्मणवाद हावी हो गया, इस वजह से वो वहाँ से निकल गए, और निकलकर उन्होंने एक नई विचारधारा विकसित करने का प्रयास किया। उसका नाम उन्होंने माफुआ रखा। माफुआ का मतलब है मार्क्स, फुले, अम्बेडकरवाद। तीनों को मिलाकर उन्होंने एक नई विचारधारा का विकास करने की कोशिश की। इसलिए जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का त्याग किया तब उन्होंने मार्क्सवाद का त्याग किया, ऐसा कहा जा सकता है। और जब वो मर गए तो तब उस समय वो मार्क्सवादी नहीं थे, ऐसे कहा जा सकता है। संजय सोलंकी, हिंदू शब्द धार्मिक नहीं है, ये केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, ऐसा आपके भाषण से मालूम हो। कानून के अनुसार भारत में समस्त नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाएगा। केवल समान नहीं माना जाएगा बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया राजेंद्र प्रसाद जी कि आप अगर किसी संदर्भ में ये सवाल पूछते तो मैं उस संदर्भ में उसका जवाब देता और आपको ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होती। गणेश शिंदे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मेरा सवाल है कि हम शोषित उपेक्षित जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं और कार्ल मार्क्स ने भी मानव मुक्ति का दर्शन लिखा, तो आपके कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादियों के बारे में क्या विचार है? मानव मुक्ति के बारे में मार्क्स के विचार है, ये आपकी बात पूरी तरह से सही नहीं है। वर्ण व्यवस्था के बारे में उनके पास कोई विचारधारा है, जाति निर्मूलन के बारे में उनके पास कोई विचारधारा है, अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए कोई विचारधारा है, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया है, उसका निर्मूलन करने के लिए कोई विचारधारा है, नोमिडिक ट्राइब को बहिष्कृत करने का विरोध करने वाली कोई विचारधारा है, महिलाओं को दास बनाने के विरोध में कोई विचारधारा है, और आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करने के विरोध में कोई विचारधारा है, और तमाम मूल निवासियों को हथियारों से वंचित करने के लिए, शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के विरोध में कोई विचारधारा है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऐसा आपके जानकारी में हो तो आप हमें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो अगले बार उसके बारे में विचार करेंगे। जगदीश कश्यप, सेवानिवृत्त अध्यापक, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से। आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे मूल निवासियों के बहुत संगठन हैं, एक मंच पर बामसेब के झंडे तले भारतीय कब तक आएंगे? बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा
लगभग 6 लाख संगठन इकट्ठा लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 29 जनवरी 2020 को SC ST OBC माइनॉरिटी के लाखों संगठन भारत बंद में शामिल हुए थे और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली थी। आने वाले समय में भविष्य में ऐसा होगा और बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको एक काम करना होगा, ऐसा करने के काम में जो लोग जुटे हुए हैं उस काम में जुट जाइए। केवल सवाल पूछने का काम मत करिए, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के काम में जुट जाइए। अभिजीत गायकवाड़, क्या भारत का ब्राह्मण और अमेरिका का इजराइल जू मिला हुआ है? अगर मिला हुआ है तो इसे हम किस तरह से परास्त कर सकते हैं? जो भारत का ब्राह्मण है और इजराइल का जू है वो मिला हुआ है, ऐसा कुछ आधार पर कहा तो जा सकता है, मगर अमेरिका में सारा कंट्रोल जू लोगों का है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा राज्य सत्ता करता है तो वो केवल श्रेय लेने की बात है, क्योंकि ये काम इंडिविजुअल लेवल पर होने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े संगठित शक्ति की जरूरत लगेगी और वो संगठित शक्ति आज के तारीख में केवल मात्र हमारे पास है और किसी के पास है नहीं है। नागेंद्र, चंडीगढ़ BMM, सर मेरा सवाल है कि बहुजन महापुरुषों के विचारधारा में जो ब्राह्मणवाद का मिलावट कर दिया गया है, हम कैसे आसानी से पहचान पाएं कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा क्या है और ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या है? जैसे गुरु कबीर साहब की विचारधारा में भी बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद की मिलावट है। अगर आपको हमारे महापुरुषों की विचारधारा में मिलावट को पहचानना है तो पहचानने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणवाद के मौलिक सिद्धांत और उसकी विचारधारा समझना होगा। जब आपको ब्राह्मणवाद के मौलिक सिद्धांत समझ में आएंगे तब आपको लगेगा कि अगर उन्हीं सिद्धांतों का समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हमारी महापुरुषों की विचारधारा में दिखाई दे तो फिर आपको मिलावट समझ में आना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणवाद के मौलिक सिद्धांतों को समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। जय कुमार त्यागी, जब धर्म बदला जा सकता है तो जाति क्यों नहीं बदली जा सकती? जब कोई आदमी धर्म बदलता है तो जिस धर्म में वो शामिल होते हैं वो धर्म के लोग उसको स्वीकार करते हैं। मगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी, कोई OBC का आदमी यदि ब्राह्मण बनना चाहता है, क्षत्रिय बनना चाहता है, वैश्य बनना चाहता है, तो ब्राह्मण उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, क्षत्रिय उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, वैश्य उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। इसलिए धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती। जाति को केवल खत्म किया जा सकता है। धम्मराज नागवंशी, सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन का समाज हित में उपयोग करना संभव है या नहीं है? अभी तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसमें 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1250 से ज़्यादा MLA शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, इतनी सारी ताकत होने के बाद और सेंटर में चाहे BJP की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों के मदद के बगैर कोई सरकार बनती नहीं है।
फिर भी हमारा एक भी अधिकार या संविधान अमल में लाने का काम इनके द्वारा हुआ नहीं है। इसलिए इनका समाज हित में उपयोग करना संभव है, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य में इसके बारे में अभी से कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। अरविंद गौतम, सर जय मूल निवासी। मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति से 14 अगस्त 47 में मुस्लिम की सरकारी भागीदारी 33% थी, कांग्रेस ने इसकी हिस्सेदारी घटाकर 2.5% कर दी। तब मुस्लिम भाई द्वारा मुझसे प्रश्न किया गया था कि बंटवारा हुआ, उसमें चले गए, इसलिए आबादी घट गई। कृपया इसका समुचित ज्ञानार्जन करने की कृपा करें। जब भारत का पार्टीशन हुआ 14 अगस्त 47 को, तो भारत के प्रशासन में 33% मुसलमान थे और उनकी संख्या 28% थी। उसमें से लगभग 20-21% पार्टीशन में मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और 7-8% मुसलमान भारत में रहे। आज की तारीख में मुस्लिम लोगों की संख्या 14-14.5% है और 14-14.5% मुसलमानों का प्रशासन में हिस्सेदारी केवल 2.5% है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संख्या के अनुपात में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ, एक अन्याय हुआ। इस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। अमर गौतम, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। सर मेरा सवाल है कि धर्म क्या है, मार्गदर्शन करें। मैं किसी धर्म का धर्म प्रचारक नहीं हूं, इसलिए धर्म क्या है ये धर्म का प्रचार करने वाले लोगों से आप सवाल पूछिए, वो इसका जवाब देंगे। आप बामसेब के या बाबा साहब आम्बेडकर या महापुरुषों की विचारधारा के बारे में कोई सवाल हो तो पूछिए, हम जवाब देंगे। राज सर्वदे, सर आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे दिहाड़ी लोगों का ख्याल ना रखते हुए लॉकडाउन किया? एक तो लोग भूखमरी के मारे ज्यादा मरने की संभावना हो रही है, क्या हमें इसके लिए सामूहिक आंदोलन चलाना चाहिए? अभी सबसे पहले कोरोना को हराने का काम करना चाहिए। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, उसका समर्थन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और तमाम जो सरकार के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है उस पर अमल करना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री ने गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान रखे बगैर ये निर्णय किया, ये बात 200% सिद्ध हो गई है। और इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को उनका जो चमचा मीडिया है वो दुनिया का महान नेता घोषित करने के काम में लगे हुए हैं। मैं उन चमचा मीडिया को, हाजी करने वाले मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईवीएम मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया था, उसके अनुसार अगर हम समीक्षा करें तो 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने, तो वो महान कैसे हो सकते हैं? हां, एक काम जरूर कहा जा सकता है, महान घोटालेबाज कहा जा सकता है। अगर कोई कहे या ना कहे, मगर हम कह रहे हैं और इसके आधार पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हितेश कुमार, संबल से, जय मूल निवासी। मेरा सवाल है कि क्या आपकी वीडियोस को गांव-गांव में जाकर दिखाकर लोगों को जागृत किया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, बड़े पर्दे पर? इसमें क्या कानून की ओर आपकी अनुमति की जरूरत है? मेरा मानना है कि ऐसा करने से लोग अधिक मात्रा में और कम समय में जागृत होंगे और संगठन का विस्तार होगा। कृपया मार्गदर्शन करें।
यह काम हमारे संगठन के लोगों के द्वारा आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए ऐसे किया जाना चाहिए, ये किया जा सकता है। हरिश्चंद्र यादव, रिजर्वेशन SC ST OBC लोअर लेवल पर कैसे पहुंचाई जाए? शेड्यूल कास्ट को ABC कम से कम 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक अपर लेवल शेड्यूल कास्ट, एक मिडिल लेवल शेड्यूल कास्ट और एक एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, OBC को जो OBC की 3743 जातियां है उसके सबसे निचले पायदान पर नॉमिडिक ट्राइब के लोग हैं, उसके ऊपर MBC के लोग हैं, उसके ऊपर OBC के लोग हैं और सबसे ऊपर SC ST OBC से कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत ये लोग हैं। तो ये 4 कैटेगरी बन सकती है। OBC नाम शेड्यूल कास्ट का नाम शेड्यूल कास्ट ही रखा जाए, शेड्यूल ट्राइब का नाम शेड्यूल कास्ट ही रखा जाए और OBC का नाम OBC ही रखा जाए। केवल कैटेगराइजेशन किया जाए और कैटेगराइजेशन में जो जातियां शामिल होगी उनकी संख्या की गिनती किया जाए और संख्या के अनुपात में उनको अधिकार दिया जाए, तो लोअर लेवल के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू करके ऐसा किया जाएगा तो भारत के संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कोई प्रावधान नहीं है और बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए क्रीमी लेयर के नाम पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया, वो संवैधानिक नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। जय श्री सालुंके, सर जो लोग बाबा साहब पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं, जाति पर भद्दे कमेंट करते हैं, उन लोगों पर तुरंत केस क्यों नहीं होता? प्रशासन पर ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमसे कोऑर्डिनेशन करिए, तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध है तो। गुरजीत कुमार राल, जय मूल्यवासी सर, मैं डॉक्टर गुरजीत पंजाब से। सर जी प्लीज़ बाबू मंगूराम जी आदि धर्म के बारे में जरूर बताइए। मंगूराम जी गदर पार्टी के नेता थे, जलंधर के पंजाब के रहने वाले थे और शेड्यूल कास्ट के थे। तो इन्होंने एक धार्मिक लहर भी चलाई थी, उसका नाम आदि नहीं आदि, आदि का मतलब हम प्रारंभ से कि हम लोग आदि धर्मी लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार हम हिंदू नहीं हैं, ये कहने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया था। मगर अब पंजाब में जो चमार बाबू मंगूराम जी को मानते हैं वो चमार जाति का नाम हो गया आदि धर्मी, और जो सफाई मजदूरी का काम करते हैं उन जाति का नाम हो गया वाल्मीकि। तो ये गलत हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। इससे हमारे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका उपाय किया जाना जरूरी है। कपिल गौतम, लॉकडाउन कब तक चलेगा? संभवतः 15 दिन तक चलेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह से काबू आए बगैर ये लॉकडाउन उठा दिया जाएगा ऐसा लगता नहीं है। सिद्धार्थ साठे, जाति व्यवस्था एवं बहुजनों की गुलामी और कई समस्या की जड़ ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के भारत छोड़ जाने एवं खत्म होने पर क्या निम्नलिखित समस्या जैसे कि जातिवाद, पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद जैसी समस्या पर को इस देश में खत्म किया जा सकता है? क्या ब्राह्मणों को खत्म होने से इस समस्या को खत्म होने की हम आशा रख सकते हैं?
वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, एनटी-डीएनटी विजेएनटी को बहिष्कृत करना और महिलाओं को दास बनाना, ये सारा काम ब्राह्मण लोग करते रहते हैं। जब तक इसका समर्थन करने वाला वर्ग बना रहेगा, वो व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जी जान से कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अगर मान लो किसी कारणवश अगर ब्राह्मण भारत छोड़कर चले जाते हैं, तो जो मौलिक समस्याएं उन्होंने पैदा की, जिसके बारे में अभी मैंने उल्लेख किया, वो समस्याएं इधर ही रहेगी, मगर उनका समर्थन करने वाला वर्ग नहीं रहेगा, विरोध करने वाला वर्ग रहेगा। तो विरोध करने वाला वर्ग रहेगा, अपने आप ये खत्म नहीं होगा। तो विरोध करने वाला वर्ग को इसे पूरी ताकत से कानून और संविधान के द्वारा इसे देशद्रोही व्यवस्था घोषित करना होगा। वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, आदिवासी के सेग्रीगेशन को, शूद्रत्व ओबीसी पर थोपा जाने को, बहिष्कृत किए गए एनटी-डीएनटी विजेएनटी को और महिला को जो दास बनाया गया है, इस व्यवस्था के विरोध में इसे देशद्रोही घोषित करना होगा। जब इसे देशद्रोही घोषित किया जाएगा, तब इसको मानने वाले लोग भी देशद्रोही घोषित होंगे और इसकी वजह से उसका लोग त्याग करेंगे और कानून बनाकर ऐसा करना होगा। इससे और इसके विरोध में एक लंबी सांस्कृतिक क्रांति करनी होगी। सांस्कृतिक क्रांति करने से इसे खत्म करना संभव होगा। संदीप कटारिया, हल्का भवानी खेड़ा, भिवानी, हरियाणा। जय मूल निवासी, हमारा प्रश्न है कि बाबा साहब डॉक्टर BR आम्बेडकर पर बिहार जनसभा में पत्थर किसने और क्यों फेंकवाए थे? गूगल पर सर्च किया, नहीं मिला। कृपया मार्गदर्शन करवाने की कृपा करें। बिहार में बैकवर्ड क्लास का संगठन चलाने वाले आर्यल चंदापुरी थे, राम लखन चंदापुरी। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को, जब उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया, तो आर्यल चंदापुरी जी दिल्ली बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने के लिए आए और उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो संविधान बनाने की प्रक्रिया में काम किया, उस कार्य को देखते हुए राम लखन चंदापुरी ने पटना में पूरे बिहार का एक बड़ा रैली आयोजित किया था, गांधी मैदान में। जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने राम लखन चंदापुरी को इस रैली को रद्द करने के लिए आदमी भेजा और लालच भी दिया कि आपको सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाएगा, मगर उन्होंने नहीं माना। तो बाद में जवाहरलाल नेहरू ने जगजीवन राम, जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनको बुलाया और कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर बिहार जा रहे हैं, तो तुम्हारे जो समर्थक लोग हैं, तुमको हमने मिनिस्टर बनाया, अगर वो डॉक्टर आम्बेडकर के साथ चले जाएंगे तो फिर तुमको हम मंत्रिमंडल में क्यों रखे? तो बाबू जगजीवन राम ने, जो भोला पासवान शास्त्री थे, नौजवान थे और बिहार में दलित वर्ग संघ नाम का जो संगठन जगजीवन राम जी ने बनाया था, उसके प्रांतीय अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब आम्बेडकर का वो बड़ा कार्यक्रम मत होने दो, उसको रोको। तो भोला पासवान शास्त्री ने अपने नौजवानों को लेकर गए और उनके द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर को भाषण शुरू करने के पहले पथरे मरवाए। अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले भोला पासवान शास्त्री बुद्धा कॉलोनी पटना में गए,
बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन में, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ही वास्तविक मसीहा थे हमारे समाज के, बाबू जगजीवन राम नहीं थे। मगर उस समय बाबूजी हमारे नेता थे। बाबूजी जगजीवन राम के कहने पर हमने बाबा साहब आम्बेडकर को पत्थरे मारे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मरने के पहले ये पाप लेकर मैं मरना नहीं चाहता, प्रायश्चित करने के लिए बात मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से ये जानकारी उपलब्ध हुई। जब मैं बिहार गया तो वो पत्थरे मारने वाले व्यक्ति का नाम भोला पासवान शास्त्री था। जब वो नौजवान थे, बाद के समय में वो बिहार के कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे। अमरजीत कुमार, जय मूल्यवासी, मैं पूर्णिया बिहार से हूं और मेरा सवाल है, धर्म परिवर्तन करने पर एससी का लाभ मिलेगा? यदि आप सिख धर्म में कन्वर्ट होते हैं, यदि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, यदि आप ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। ये ऑर्डर जवाहरलाल नेहरू ने निकाला, कांग्रेस ने निकाला, मगर जिंदगी भर मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते रहे। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के विरोध में 77 के पहले कोई काम नहीं किया, और इसकी वजह से मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को भी मिल सकता था, वो इस वजह से नहीं मिला। उसके लिए सबसे पहले मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग जिम्मेदार है। मुझे जानकारी मिली कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बाद में केस किया। ये केस हियरिंग के लिए आ नहीं रहा, ऐसा उनका कहना है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग चुप बैठे हुए हैं। मैंने उनको कहा, ये सारा डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज मुझे दे दो, इस केस को मैं आगे लड़ूंगा और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मगर संगठन के तौर पर अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का आदमी क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में धर्म परिवर्तित होता है, क्योंकि ये दोनों धर्म इक्वेलिटी को मानते हैं, समानता को मानते हैं, इसलिए उनको भी ये अधिकार दिया जाना चाहिए। ये हमारी विचारधारा है, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। इस बात को आप समझने की जरूरत है। राक्षु मून, सर, लॉकडाउन में मेन स्ट्रीम मीडिया कोरोना से मृतकों की संख्या को प्रकाशित कर रहा है। इन आंकड़ों में सच्चाई का प्रतिशत किस स्तर का है, यह तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से भूखमरी का दर किसी एनजीओ, बामसेफ जैसे और कई सारे सामाजिक संगठन की ओर से देश भर में सेवा कार्य चलाने की वजह से घट गया है, या देश के हर गांव, कोने, कस्बों में असंगठित दिहाड़ी मजदूर के पास सेवा कार्य ना पहुंचने की वजह से बढ़ गया है। क्या हम ऐसा मानकर चले कि सरकार की ओर से इस लॉकडाउन के चलते कोरोना से मृत्यु के अलावा देश में बाकी और दूसरे कारणों से होने वाले मृत्यु पर भी लॉकडाउन लगाया जा चुका है? इसका आंकड़ा कोई भी मीडिया क्यों नहीं अपडेट कर सकता है? क्या कोई भी मीडिया लॉकडाउन की वजह से भुखमरी का सामना करने वालों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या सीधे शब्दों में से सिर्फ एक षड्यंत्र ही कहा जा सकता है? कृपया बताइए। 2-3 बातें हैं। एक पहली बात तो ये है
कि जिस व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित होकर एडमिट किया जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। यदि वो मृत्यु हो जाता है तो अपने आप ही मेडिकल के लोगों को मालूम रहता है कि ये पेशेंट कोरोना की वजह से मर गया है। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से लोगों का मृत्यु होना बंद नहीं हो सकता, बात सही है। ऐसे लोग भी मर रहे हैं, यानी उम्र होने की वजह से मर रहे, दूसरे बीमारी की वजह से मर रहे, निश्चित रूप से मर रहे हैं। और उसका सरकारी डाटा सरकार के पास अवेलेबल होता है या जमा किया जाता है, उसको टीवी वाले घोषित नहीं कर रहे हैं, ना पहले भी किए जाते हैं। तो इसलिए ये घोषित करने के बारे में कहा जाना उचित नहीं है। तीसरी बात, जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर है उन लोगों को अगर राशन पानी नहीं मिल रहा है, अगर इस वजह से लोग मर रहे हैं, अगर उसका डाटा भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात हमारे नोटिस में लाइए, उसका राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे। ऐसी घटनाओं को लेकर हम लोग काला पट्टी लगाकर निषेध आंदोलन शुरू कर दिया है। आज शाम 5 बजे से यह आंदोलन शुरू कर दिया है, ये 3 महीने तक चलता रहेगा। इस आंदोलन में आप भी सहभाग हो जाइए और टेलीफोन के द्वारा जागृत करके आप भी लोगों को सहभागी करिए। अगर राशन पानी ना मिलने की वजह से अगर लोग मिल रहे हैं तो इसको षड्यंत्र कहा जा सकता है। इस षड्यंत्र के विरोध में हमें लोगों को जागृत करना है, संगठित करना है। रवि गडारिया सर, सीएए और एनपीआर का विरोध क्यों? क्योंकि सीएए ये पाकिस्तान का नाम बताकर बनाया गया कानून है, मगर ये पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने के लिए इसका उपयोग नहीं होगा, जो ऐसा बताया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र लागू करने के लिए किया गया है। और जिन लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा वो एससी एसटी ओबीसी के लोग हो सकते हैं, माइनॉरिटी के लोग हो सकते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यदि वो हिंदू बनने के लिए राजी होते हैं, ब्राह्मण धर्म को कबूल करते हैं और ब्राह्मण धर्म की गुलामी स्वीकार करते हैं, तो सीएए के द्वारा उनको नागरिकता दी जा सकती है। अगर मुसलमान क्रिश्चियन अपना धर्म का त्याग करके ब्राह्मण धर्म को कबूल करने के लिए राजी हो सकते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। ये षड्यंत्र सीएए के पीछे है, इसको समझना जरूरी है। एनपीआर जो है ये आसाम में लागू नहीं होगा। क्यों? आसाम में ऑलरेडी एनआरआईसी लागू हो गया है। इसका मतलब दूसरा यह है कि एनपीआर ही एनआरआईसी है। एनपीआर के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसके आधार पर कौन विदेशी है उसको निकालकर डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। अपने ही देशवासियों को डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ब्राह्मण ऐसा षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी साबित हो गए और सारे देश के लोग ब्राह्मणों को डीएनए के आधार पर विदेशी कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों को इसका जवाब देना मुश्किल है, इसलिए वो कागज के आधार पर कि तुम्हारे पास भारतीय होने का कागज नहीं है, इसके आधार पर उनको विदेशी घोषित करके ये लोग उनको विदेशी कहना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है। अतीफ अयाज, हुगली, वेस्ट बंगाल। जय मूल्यवासी सर। बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा इन दोनों संगठनों के बारे में जरा बताइए।
और बामसेफ से इसका क्या संबंध है? बामसेफ कर्मचारी लोगों का संगठन है जिसको आंदोलन, व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने पर कई रुकावटें हैं। इसलिए बामसेफ से प्रेरणा लेकर नॉन एम्प्लॉइज लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया। तो ये नॉन एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है। ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए बहुजनों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। बहुजन क्रांति मोर्चा कम से कम 6 लाख संगठन इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के द्वारा। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, ये फर्क हमको समझना होगा। केशव प्रसाद, सर मैं डॉक्टर केशव प्रसाद, उत्तर प्रदेश प्रोटान प्रदेश अध्यक्ष, आपसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज दीपक मिश्रा ने अपने निर्णय में SC/ST में क्रिमिलेयर लगाने का निर्णय दिया। मेरे पास है, मीडिया वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोशाम्बी यूपी से, सर जय मूल निवासी, पिछले वीडियो में आपने मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सर ये उसी में एक सवाल है और है कि उत्तर प्रदेश में पासी जाति का संगठन चलाने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा पासी जाति के ऊपर लगाए जराइम पेशे को हटाने का सारा श्रेय कांग्रेसी नेता मसूरिया दीन पासी जी का है। और वो कहते हैं कि 52 में मसूरिया दीन पासी ने इस एक्ट के खिलाफ संसद में आवाज उठाई और खत्म कराया। साथ में ये भी कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर का इस एक्ट को हटाने में कोई योगदान नहीं था और बाबा साहब का विरोध करते हैं। जराइम पेशे को खत्म करने को लेकर पासी जाति में भ्रम फैलाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले कि यदि कोई पासी जाति के लोगों ने अपने जाति का कोई संगठन बनाया है और वो संगठन बनाने वाले लोगों ने अगर मसूरिया दीन पासी जी को श्रेय देने के लिए कहा तो हो सकता है ये पासी जाति का संगठन बनाने वाले जो लोग हैं ये कांग्रेसी ब्राह्मणों के दलाल हो सकते हैं। पहले तो ये समझना होगा, इसका पता करो कि ये कांग्रेस के द्वारा तो नहीं चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस से पैसा लेकर, ब्राह्मणों के द्वारा पैसा देकर तो ये कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। उनको एक सिंपल सवाल पूछिए, जब 15 अगस्त 47 को सारा देश आजाद हो गया तो मसूरिया दीन पासी जी ये सवाल 52 को क्यों पूछ रहे? क्या जराइम पेशा जाति के लोग 15 अगस्त 47 को आजाद नहीं हुए थे? और अगर आजाद हुए थे तो अंग्रेजों का जराइम पेशा का कानून आजाद भारत में किसने लागू किया? अगर 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो गया और आजाद भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, उसने 47 में इसको खत्म नहीं किया, 48 में इसको खत्म नहीं किया, 49 में इसे खत्म नहीं किया, 50 में खत्म नहीं किया, 51 में खत्म नहीं किया, तो इतने साल तक आजाद भारत में जराइम पेशा लोगों को गुलाम बनाकर क्यों रखा? यानी सारे भारतीय लोग 15 अगस्त 47 को आजाद हुए, जराइम पेशा जाति के लोग आजाद नहीं हुए 15 अगस्त 47 को। और उसको आजाद करने के लिए मसूरिया दीन पासी को काम सवाल पूछना पड़ा और केवल सवाल पूछने की वजह से आजाद हो गए, केवल सवाल पूछने से। बददिमागी की हद होती है, गधेपन की हद होती है। आदमी को गधा बनना चाहिए मगर मर्यादा में गधा बनना चाहिए। जो जराइम पेशा का अंग्रेजों ने कानून बनाया था उसे बाबा साहब आम्बेडकर ने रद्द किया
और दूसरा कानून बनाया, उस कानून का नाम था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। ये दो कानून में फर्क क्या था? पहला कानून जराइम पेशा जाति को जन्म के आधार पर गुनाहगार मानता था। बाबा साहब आम्बेडकर ने उस कानून में यह परिवर्तन किया कि इन लोगों को किसी हिस्टोरिकल कारण के आधार पर अपराध करने की आदत पड़ गई है, और अगर इनको अपराध करने की आदत पड़ी, अगर इनको चोरी करने की आदत है, अगर इनको पुलिस बना दो, इनको पढ़ाई लिखाई करवा दो, इनको पुलिस बना दो, इनको इंस्पेक्टर बना दो, तो जो चोरी करने वाला आदमी है अगर उसको इंस्पेक्टर बना दो तो वो चोर को पकड़ने का भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लगातार कुछ काम करते रहने से आदत बनती है, और आदत को बदला भी जा सकता है, तो बदलने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बनाया गया। ये कानून बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, उनके लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा देने के पहले। मसूरियादीन पासी जी ने पार्लियामेंट में कोई बिल, प्राइवेट बिल पेश किया हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगो, वो बिल कांग्रेस ने स्वीकार किया हो, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगो, और अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देते हैं तो उन लोगों को कांग्रेसी ब्राह्मणों का दलाल घोषित कर दो। ये सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मेश्राम, माननीय मेश्राम साहब, जय भीम। भारतातील जाति, भारत में से जातियों को नष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे मिली हुई वंश परंपरा की जातियां, क्या मैं कानून बनाकर कानून के आधार पर छोड़ सकता हूं? या जो मनुष्य के बीच में जातियां है, धर्म है, ह्यूमैनिटी है, धर्म ग्रंथ है, भारतीय संविधान ऐसा उल्लेख करते हुए किसी प्रकार का कोई कानूनी दस्तावेज मैं बना सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से सलाह मशवरा करके मैं आपको जवाब दूंगा, मगर जहां तक तर्क संगत सवाल है, आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज, आप मनमर्जी दस्तावेज नहीं बना सकते। जितना कानून के दायरे में संभव है उतना ही बना सकते हैं। जैसे आपका नाम अगर कुछ है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उस नाम का गैजेट में पब्लिश करके तहसीलदार के पास अपना नाम चेंज कर सकते हैं। इतनी जानकारी मेरे पास है, मगर जितना कुछ आप बदलकर अपना कानूनी दस्तावेज बनाना चाहते हो, उतना करने के लिए आपके पास अधिकार और कानून भारत में अवेलेबल है, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से सलाह मशवरा करके बताऊंगा। आदित्य पी, 23/4/2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST के आरक्षण के विरोध में निर्णय दिया गया है, उस पर अपनी राय और उपाय बताइए। उसका स्टडी किया जा रहा है और उसके मुद्दे निकाले जा रहे हैं। अभी उसकी तैयारी चल रही है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाएगा उसके विरोध में। एक दूसरा, उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भारत बंद का जो कार्यक्रम है उसमें ये मुद्दे उसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रेम सर, आपने 20 जून को आंदोलन रखा है, इसका अर्थ लॉकडाउन 19 जून तक है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमने हमारे लोगों के सुविधाओं के अनुसार ये तारीख बनाई है ताकि हमें भारत बंद करने के लिए सुविधा हो। राव साहब, आपसे मेरा सवाल है सिर्फ इतना कि जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर उन्हें अंबेडकर विचारधारा पर चलने के लिए पूरी जानकारी और सहयोग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। वाम से पढ़े लिखे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। भारत मुक्ति मोर्चा नॉन एम्प्लॉइज लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर का 31 राज्यों का 542 जिलों का
3,500 तहसीलों का, 22,000 ब्लॉक का, 1.5 लाख गांव का संगठन बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। डॉक्टरों का, इंजीनियरों का लगभग 78 संगठनों का नेटवर्क बना हुआ है। इसलिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो सुटेबल प्लेटफॉर्म लगता है उसके साथ आप जुड़ जाइए और समाज को विघटित करने का काम मत करिए। धन्यवाद।